हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होगे, बढ़िया होगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है। और साथ ही साथ जो सेशंस हैं उनको लाइक सब्सक्राइब और अपनी हमारी जो वीडियोस हैं उनको शेयर कर रहे होगे अपने दोस्तों के साथ में और दिखा रहे होगे। ठीक है कि आओ आप भी ज्वाइन करो साथ में। ठीक है। आई होप कि आपको जो सेशंस इससे पहले वाले हैं वो समझ आ रहे होंगे। आई होप कि मेटल नॉन मेटल का जो फर्स्ट सेशन था वो भी आपको एकदम बढ़िया से समझ आया होगा। और आई होप कि आपको लेक्चर नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो यार, ये तो हो गया मतलब एकदम से आप सोच रहे हो आज तक मैम बिल्कुल एकदम डायलॉग बाजी कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस एक द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ये कि आपको किस तरीके से मैं अपनी बात पहुंचाऊं आप तक। तो बस है, कभी मूड बन जाता है तो इस तरीके से, कभी कुछ कहीं किसी और तरीके से। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आज बच्चों लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था। मैं रिकॉल कराऊंगी, तुम्हें पता है, चलो करवाती हूँ। पता होगा लेकिन फिर भी हमने पढ़ा मेटल, हमने पढ़ा नॉन मेटल क्या होते हैं, हमने उनके क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया था। एक तो फिजिकल वाली कि फिजिकली वो कैसे होते हैं, और केमिकल वाली यानी कि वो केमिकली कैसे होते हैं। तो अब बारी आती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, लेकिन एक जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, एक रिएक्शन है जो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर ही आती है, बट उसको हम थोड़ा अलग से पढ़ते हैं, जिसका नाम है, गेस करो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे आज हम, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही कनेक्टेड एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है, गेस करो, रिएक्टिविटी सीरीज। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग आज जो है पढ़ेंगे मेनली। बाकी के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, और इस तरीके से आज हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होने वाला है। तो भैया तैयार होके बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुमने ये मिस कर दिया, आज का सेशन मिस कर दिया, तो तुम बहुत कुछ मिस करने वाले हो। तो मत करो, प्लीज मत करो। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन मेरे बारे में, एंड दिस इज प्रतिभा सक्सेना, आपको पता है, आपकी टीचर। ठीक है, चलते हैं। ये है हमारा सत्य शिक्षा 678 टेलीग्राम चैनल, जिसको आपको ज्वाइन करना था। क्या आपने ज्वाइन करा, कमेंट करो। और अगर आप न्यू हो, आपने ज्वाइन नहीं किया, पुराने बच्चों ने कर लिया होगा, ये होप, मुझे पूरी उम्मीद है अपने बच्चों से कि उन्होंने ये जो चैनल है वो ज्वाइन करा होगा। देखो इसमें मेरा बेनिफिट नहीं है, इसमें तुम्हारा ही बेनिफिट है। क्यों? हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, बच्चा पार्टी, सब कुछ मिलने वाला है। क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ यार, जाओ उस वहां पर देखो जाकर के जरा, कितना कुछ तुम्हारे लिए पड़ा हुआ है। अभी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, आपके जैसे जो डिमांड होगी उसके हिसाब से हम पूरा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी चीजें अवेलेबल करवाएं जो आप तक नहीं पहुंच पा रही होंगी अब तक, है ना। दूसरा, जब आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप जब तैयार कर रहे होते हो अपना कंटेंट, मीन्स आप अपनी जो बुक्स हैं उनको पढ़ रहे होते हो, तैयारी कर रहे होते हो अपने पेपर की, एग्जाम की, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए कि भैया, ऐसा लगता है ना कि काश मैं वही पढ़ के चला जाऊं या चली जाऊं जो आने वाला है। सोच के देखो कितना अच्छा हो जाए। होता भी है कभी कभी तुम लोग के साथ में। तो वो क्या होता है, वो एक रैंडम नहीं होता है कि बस एकदम से अचानक से कुछ जादू हुआ और एग्जाम में वही आ गया जो मैं पढ़ कर गया था या गई थी। ऐसा नहीं होता है। दरअसल आप जब एक अच्छी तैयारी करते हैं, जब आपके पास में वो नोट्स होते हैं, वो मटेरियल होता है जो आपके एग्जाम के लिए वाकई में बहुत फायदेमंद होने वाला है, तो उस टाइम पर ये चीजें होती हैं। ठीक है, भले ही आपने धोखे से कभी पढ़ लिया हो, ठीक है, लेकिन आपने वो चीज फेस की होगी। कभी कभी आप पढ़ते हो और वो आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में होता है कि ये चीज यार इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम देने से पहले आपको चाहिए होता है कि बस वही मैं पढ़ूं जो आने वाला है। तो हमारे यहाँ पर जो कोशिश रहती है यहाँ पर, वो यही रहती है कि आपको वो प्रोवाइड करें जो वाकई में आपके एग्जाम में आने वाला है। पढ़ना हमें सब कुछ है, क्योंकि हमें नॉलेज सबकी होनी चाहिए, बट जब एग्जाम में बात आती है करने की, परफॉर्म, तो आप उसी पर तो ध्यान दोगे जो आने वाला है ना। नॉलेज तो हो गई, अभी बात है परफॉर्म करने की। तो वो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल है। ओके, चलते हैं आगे। और हमारा पहला टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। तो पहला टॉपिक रिएक्टिविटी सीरीज डालने का मेरा एक खुद का रीजन था, क्योंकि भाई मैं रिएक्टिविटी सीरीज पहले पढ़ाती हूँ बच्चों को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाद में। जब इसको समझ लोगे तो फिर उसको भी समझ लोगे।
तो सबसे पहले ये समझो कि रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है। ये एक ऐसी सीरीज होती है, साइंटिस्ट ने एक ऐसी सीरीज बनाई जिसमें हमें पता चलता है कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, प्लस हमें एक सीरीज में उसको अरेंज करा हुआ दिया गया जिससे हमें उसकी रिएक्टिविटी के बारे में पता चल गया कि अगर वो टॉप पर है देन दैट इज हाईली रिएक्टिव, एंड जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी घट रही है सबकी। तो इससे हमें पता चल गया कि यार ऊपर आने वाले जो है हमारे एलिमेंट्स या हमारे मेटल वो ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे आने वाले कम है रिएक्टिव। तो ये सीरीज, ये अगर तुमने याद कर ली बहुत छोटी सी है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी यानी कि लेड, सीयू, एचजी, एजी, एयू। तो अगर तुमने ये याद कर ली देन तुम इस पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो तुम आराम से कर लोगे। तो इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी मैं बता दूं। एमसीक्यू बनता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है। दूसरा, विच वन इज मोर रिएक्टिव, यहीं से ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में करवाएगा नहीं करवाएगा, यहीं से ही क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब तुम सुनो जरा, रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें दिख रही है, सबसे ऊपर जो है पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक, फिर आयरन, पीबी, सीयू, पीबी क्या है लेड, सीयू क्या है कॉपर, एचजी क्या है मरकरी, एजी क्या है सिल्वर, एयू क्या है गोल्ड। ओके, और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वहां पे डिक्रीज में डिक्रीमेंट मिल रहा है हमें, है ना, डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो इस सीरीज को याद कर लो, हमें पता चल जाएगा पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये कैसे हम कह सकते हैं कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यार पोटेशियम के पास में वो पावर्स, वो शक्तियां हैं कि वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकता है। और हमने मेटल नॉन मेटल में सबसे पहले क्या पढ़ा था कि मेटल वही है जो दिस प्रॉपर्टी रखे, मतलब जो फिजिकल वाली थी। और केमिकल में क्या पढ़ा था कि भैया जो मेटल होती है वो बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर पाती हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो ये मत कहना कि अब नहीं। फिर से बताओ, ये तो मतलब फिर बहुत लंबी कहानी खिंच जाएगी। तो पुराना सेशन देखो, उसमें मिल जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जो पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर सकता है, उसके पास में ये प्रॉपर्टी है। देन सोडियम, देन कैल्शियम, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टी कैसी हो रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कम होती चली जा रही है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ये, ठीक है। जो ऊपर वाले हैं ना ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एज कंपेयर टू नीचे वाले मेटल्स और या नॉन मेटल्स जो भी है। क्लियर है? चलो, अब क्या लिखा हुआ है इसको भी रीड करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सप्लेन दिस। तो आपको क्या एक्सप्लेन करना होगा, आपको बताना होगा द अरेंजमेंट, वो व्यवस्था ऑफ मेटल्स, मेटल्स की इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो रखे हुए होते हैं सारे मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, अब आपको होगा यहाँ पर सारे मेटल्स हैं तो नॉन मेटल कौन से हैं, तो वो यहाँ पर आपको सारे मेटल्स दिख रहे हैं। अगर नॉन मेटल आएंगे दैट मीन वो सबसे नीचे आ जाएंगे, दैट मीन कि वो रिएक्टिव होंगे ही नहीं, तो इसलिए उनको डाला ही नहीं गया। तो अगर आप नॉन मेटल को बिल्कुल हटा दो तो ज्यादा सही है, मतलब यहाँ पर मेटल ही मिलेंगे आपको, मेटल वो जो आपके हाई टू लो रिएक्टिव है, ठीक है। गोल्ड बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव है, और सही बात तो मैं बताऊं तो गोल्ड रिएक्टिव है ही नहीं, ठीक है, इसलिए सबसे नीचे डाला गया है, बट है मेटल। एनीवेज, so the arrangement of matter in the decreasing order of their reactivity in form of series is called reactivity series. ये तो हो गया फर्स्ट। देन हम लिखेंगे reactivity series, in the reactivity series पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और उसके बाद लेड, कॉपर, HgAu और AgAu। तो यहाँ पर हमने डिक्रीजिंग का साइन लगा दिया और हमने बता दिया कि भैया ये हो गया हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक्सप्लेन करके दिखाया कि देखो भैया यहाँ पर जो पोटेशियम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए ही ज्यादा, दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। एंड दिस इज लीस्ट, अगर पीबी को ही हटा लें, लीस्ट, अगर पीवी को यहां से पिक करें तो जो पीवी होगा वो लीस्ट होगा, मतलब कम होगा, लीस्ट
इलेक्ट्रो पॉजिटिव। चलो ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहती है, ठीक है, इसी के साथ में पढ़ो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहती है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? पहली बात तो ये समझो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल, एक मेटल होता है वो दूसरा मेटल, में ये रख दो फिर दोनों हाथों से समझा सकते हूँ, एक मेटल दूसरे मेटल को जा करके रिप्लेस कर देता है और अपने आप वहां पर बैठ जाता है जा करके। तो रिप्लेस करने की वजह से इसको कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि प्लेस को छीन लिया और अपने आप जाकर के बैठ गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव करवा देता है, मींस रिप्लेस करवा देता है। किसी रिएक्शन में जहां पर आपको दिख रहा होगा कि दो मेटल्स हैं, एक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव में जब बोलो तो तुम समझ रहे हो ना कि ज्यादा रिएक्टिव हो, यानी कि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा हो, ठीक है। तो ज्यादा वाला जो है वो कम वाले को रिप्लेस करवाकर खुद आ जाता है उसकी जगह पर, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए क्या करेंगे, पूरा ध्यान यहाँ लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये तो पता चुके हैं, इट इज केमिकल रिएक्शन। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती है कि विच टेक प्लेस व्हेन एन एलिमेंट या कोई रेडिकल हैज रिप्लेस्ड अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में अगर कोई मेटल ज्यादा वाली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है, या अभी तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं, एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं, मेटल हो या एलिमेंट हो, बात एक ही मतलब है, ठीक है। तो जो एक मेटल है वो दूसरे मेटल को रिप्लेस करते, तो ऐसी कंडीशन में हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलती है। रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, x प्लस वाई जेड दिया हुआ था, x प्लस वाई जेड में जो z था उसकी जगह पर x, जो y था उसकी जगह पर जो x है वो आ गया, यानी कि y को उसने बोला तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं है और मैं अब यहाँ पे राज करूंगा, तो वो खुद आ गया, तो क्या बन गया, x प्लस वाई जेड था तो बन गया y प्लस एक्स जेड, y अलग हो गया। समझ रहे हो ऐसा क्यों हुआ? सपोज ये तो हमने एक्स वाई की टर्म्स में देखा, हम थोड़ा रियल में देखते हैं। रियल में जिंक लिया और कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4 को कहते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, लिख लो कॉपर सल्फेट, सल्फेट ये हो गया CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है, और बना दिया जिंक सल्फेट, तो इसकी तो बात बाद में करते हैं। तो जिंक था, जिंक ने रिएक्शन की कॉपर सल्फेट के साथ में, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर है और सल्फेट है, सल्फेट आयन की फॉर्म में रहता है तो सल्फेट आयन है, तो जिंक और कॉपर सल्फेट है। जब रिएक्शन हुई तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और खुद बना लिया जिंक सल्फेट, और कॉपर भैया को कर दिया बाहर, बेघर कर दिया, और ये दर दर भटकते हुए बस अलग इस फॉर्म में आ गए और अपने आप बना लिया इन्होंने जिंक सल्फेट। जैसे नहीं होता कि कागज पे साइन करवा लिए, प्रॉपर्टी के कागज पे उस पे साइन करवा लिया, अब ये घर मेरे नाम, तो वैसे ही कुछ हो गया कि भैया जिंक सल्फेट बना लिया, जिंक ने अपने नाम करवा लिए कागज घर के और अपने आप राज कर रहा है। मैम ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें ध्यान है रिएक्टिविटी सीरीज, ये जिंक है, कॉपर कहां पर है, ये कॉपर है भैया। अच्छा आप समझे, क्या समझे? हाँ मैम समझ गए, क्योंकि ये था इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा वाले एलिमेंट, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो थी वो उसकी घट रही थी। देन तो फिर ना ये जो कॉपर है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। अच्छा तभी तो यहाँ पर ये जो जिंक है उसने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को कर दिया बेघर और कागज पे साइन करवा करके अपने आप पूरे घर पे राज कर रहा है, जिंक सल्फेट बना दिया। यही हुआ भैया। देखो क्या हुआ कि जिंक ने कॉपर को भगा दिया, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने बोला कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम हटो, मैं यहाँ पर आऊंगा। क्यों हुआ?
क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज हमें ध्यान है जिंक ऊपर आता है कॉपर नीचे आता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब पूरी हो जाती है जब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिप्लेस कर देता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, तब ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने बच्चों को समझ आई कमेंट करके बता देना मुझे, और अगर कोई डाउट है तो तभी बताना, और अगर डाउट है तो क्यों है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो क्या हो गया, ये चीज याद रखना कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो होती है वो डिस्प्लेस कर देती है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को। क्लियर है? बताओ जल्दी से बच्चा बॉडी, बच्चा बॉडी आपको समझ आ रहा है? चलो, ये तो हमने समझ लिया, जिंक ऊपर था कॉपर नीचे था। चलो एक और एलिमेंट लेते हैं, एक और मेटल लेते हैं, इस बार लेंगे सिल्वर को, चांदी को, चांदी चांदी चांदी, और साथ में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। चांदी यानी कि सिल्वर को क्या कहते हैं, एजी, याद रखना। जब एजी और जिंक सल्फेट की रिएक्शन की जाएगी तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर मुझे पता था तुम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा अच्छा ऐसा है, तो कम वाला तो रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन अगर बराबर रिएक्टिविटी हुई तो क्या होगा। देखो भैया, ये है एजी, ये है जिंक सल्फेट, एजी और यहाँ है Zn। तुम अपने रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान करो ना, ये है Zn और ये है Ag। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद जिंक सल्फेट। सिल्वर कुछ देखो, कुछ ऐसे मेटल होते हैं, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है। तो सिल्वर उनमें से एक एक्सेप्शन केस है जिसमें ZnSO4 से वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, ना ही जिंक सल्फेट से रिएक्ट करेगा, ना ही कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज्यादा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये नहीं करेगा। ये कुछ वो होते नहीं लोग, बिल्कुल एक्शन ही नहीं करते हैं, कुछ दिखाते नहीं, ऐसा लगता है बिल्कुल जी ही नहीं रहे, ये इसका वो हिसाब किताब है। ऑल्दो ये यूज बहुत अच्छी अच्छी जगह पे किया जाता है। अच्छा हाँ, और अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भाई लगभग लगभग एक सी जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी निकल करके आ रही है, हालांकि वैल्यू हमेशा डिफर करती है, कभी ऐसा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। एक्सेप्शन केस बस इतना हो सकता है कि सिल्वर है तो कोई रिएक्शन नहीं ZnSO4 के साथ में, ना ही कॉपर के साथ में। सिल्वर इज प्लेस्ड लोअर इन द एक्टिविटी सीरीज देन जिंक एंड कॉपर, एंड दिस इज वेरी लेस रिएक्टिव एंड डज नॉट डिस्प्लेसेस जिंक एंड कॉपर। भैया ये Ag जो है बहुत ज्यादा कम जो है रिएक्टिव है, ये इसकी बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, इसके पास में बिल्कुल शक्तियां नहीं है जो ये इसको जिंक को क्या करवा पाए, रिप्लेस करवा पाए, या कॉपर को रिप्लेस करवा पाए, ठीक है। तो ये तो हो गया पक्का कि भैया जब ज्यादा ही कम है तो ये ऊपर वाले को कैसे रिप्लेस करवा देगी। हाँ, ये जिंक अगर होता और इनका सोल्यूशन होता तो भैया ये चुटकियों में रिप्लेस करवा देती, ठीक है। चलो, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि बराबर हो जाए, तो बराबर होगा ही नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ ना कुछ वैल्यू का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, और उस वैल्यू के हिसाब से ही वो जो मेटल होगी, जैसे कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम है तो वो जिंक, ये रहा, ये कैल्शियम है। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, जिंक, कॉपर, Ag, Pb, आयरन, इनको रिप्लेस करवा सकता है, इसके पास टेंडेंसी है, ओके। बट तुम कहोगे पीटी करवा देगा कैल्शियम को, नहीं, कैल्शियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और बराबर तो होने का केस ही नहीं बनता। समझ गए ना? इसको जरा स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इनको हटा देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं पीछे कर दे रही हूँ, इसका भी लो। देखो तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, बट अभी तो रिवीजन करना है ना तुम्हें। चलो, हो गया था ना? चलो, अब हमने सीखा क्या फ्रॉम द अबव रिएक्शन, जो पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी, we can conclude that, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है ऑफ जिंक, कॉपर एंड सिल्वर, ये क्या होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आप देखते हो कि जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद Ag है, यही तो देख रहे हो, ठीक है। जिंक सबसे ज्यादा, फिर कॉपर, फिर Ag। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर ऑर्डर आ जाता है तो सिंपल सा आपको टिक कर देना है कि ऑर्डर में जिंक सबसे ज्यादा, फिर कॉपर, फिर Ag। तो रिएक्टिविटी सीरीज से ऑर्डर बन सकता है, एमसीक्यूज में बन सकता है, ठीक है। ऑर्डर दे देंगे, बताओ विच वन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, या कौन सा ऑर्डर सबसे सही है, तो वो आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज है तो बहुत अच्छे से आप कर लोगे,
बहुत अच्छे से कर दोगे क्वेश्चन। रिएक्टिविटी सीरीज कोई टफ नहीं है। पोटेशियम सबसे ऊपर, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, आयरन, पीबी, सीयू, एचजी, एजी, एयू। ठीक है, फ्लो बन गया बिल्कुल। तो एल्यूमिनियम बोलने जा रही थी मैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है। चलो अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन यही होता है, तो तुम देख रहे हो, देखो ना, ये नेल्स थी, आयरन नेल्स, कील जिसको बोलते हैं, दीवार में ठोकते हो तुम लोग। तुम लोग नहीं ठोकते हो वैसे, मतलब जो भी ठोकता होगा। तो मतलब ये ऐसे जब दुकान से ली जाती थी, शॉप से, तो ऐसी हुआ करती थी। लेकिन जब फिर ये कुछ दिन बाद देखा जाता था तो ये ऐसी हो जाती थी। तो इनके हालात कुछ ऐसे हो जाते थे बदतर से। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो मेटल होती है, जैसे आयरन या कोई भी मेटल, उसमें एक ना टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी वर्ड समझ रहे हो ना, क्या यूज कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ? टेंडेंसी का मतलब है कि उनमें एक उनकी प्रकृति ऐसी होती है, ठीक है, नेचर वाला प्रकृति नहीं, उनका गुण ऐसा होता है कि जब भी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर क्या होता है? जिसमें एयर भी हो, जिसमें वाटर भी हो, ठीक है। तो जब एयर वाटर के मिक्सचर रेशियो में जो मॉइस्चर होता है, जब आयरन के कांटेक्ट में आता है या किसी मेटल के कांटेक्ट में आता है, बेसिकली आयरन में ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा मिलता है, तो कोरोजन जो है होता है। तो कोरोजन की जो प्रोसेस है वो मेनली आयरन में होती है। मेटल्स और भी होती है, बट कोरोजन जो है आयरन में ज्यादा देखने को मिलता है। तो आयरन में जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है, तो आपके कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? कोरोजन। तो क्या होता है कोरोजन में? आयरन रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है मॉइस्चर या ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म, तो ये ब्राउनिश हो जाती है, ठीक है, टू फॉर्म ये टू फॉर्म ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। ब्राउन कलर का भद्दा टाइप का एक सब्सटेंस बन जाता है, इसी को ही हम कहते हैं रस्ट। रस्ट क्या होती है? जो इसके ऊपर जमी हुई है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग, ठीक है। कोरोजन क्या है? कोरोजन में वही कि आयरन रिएक्ट कर रहा है। जो रस्टिंग की प्रोसेस क्या है? जब आपकी आयरन का कांटेक्ट मॉइस्चर से हुआ और ऐसा बन गया, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग जो हो रही है। और कोरोजन क्या है? कोरोजन में भैया आपको यही होता है कि जो आयरन है रिएक्ट करता है किससे? मॉइस्चर से। तो ऐसी प्रोसेसेस को हम कहते हैं कोरोजन। आगे बढ़ते हैं, यूजेस देख लिया जाए। मेटल नॉन मेटल की बहुत बहुत बातें हो गई, मेटल के भी बहुत बहुत हमने किस्से सुन लिए, नॉन मेटल के भी सुन लिए। तो क्यों ना इनकी कुछ यूज देख ले, तो मजा आ जाए, देखें कि भैया ये कहाँ पे काम आ रहे हैं, हम भी तो समझे। तो यूज ऑफ मेटल, कुछ बच्चों को समझ आ रहा होगा कि मेटल्स के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, और कुछ बच्चे सोच में भी पड़े होंगे। चलो, यूज ऑफ मेटल। मेटल हार्ड होता है, तुम्हें पता है। कौन सा नहीं होता है, याद है? याद है? कमेंट करना, कौन सा ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं होता, ठीक है, बताना तुम। तो यूजेस ऑफ मेटल में सबसे पहला है फर्स्ट वन, मेटल्स बीइंग हार्ड। मेटल्स होते हैं बीइंग, ये हार्ड होते हैं। दो, इसीलिए इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल समझते हो? मोबाइल नहीं, फोन नहीं। ऑटोमोबाइल मतलब जो आपके ये जो गाड़ियां और ये जो ट्रेन बसेस, इन सब चीजों के लिए, या सैटेलाइट के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल के लिए, मशीनरी के लिए, ट्रेन के लिए, सैटेलाइट के लिए। सैटेलाइट देखो अलग चीज है, ऑटोमोबाइल में आपका जो आ रहा है वो मैं बता चुकी हूँ बहुत बार, कि व्हीकल्स जितने भी होते हैं और उनके जो पार्ट्स होते हैं वो ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। और मशीन्स बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, ट्रेन बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स बनाने में इनका यूज किया जाता है। ओके, नोट इट डाउन, नोट करते रहना, ठीक है। ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुणों के कारण, इसके जो पास में इतनी इतनी शक्तियां हैं, तो ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग अ गुड कंडक्टर, क्योंकि ये बहुत गुड कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का। तो ये क्या करता है इसीलिए, और इसमें डक्टिलिटी भी होती है, मतलब कि इसको लंबे पतले तारों में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको जो है यूज करते हैं वो वायर बनाने में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में, सर्किट्स बनाने में, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको बनाने में हम यूज करते हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो।
नंबर 3, बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का गुड कंडक्टर होने की वजह से ही तो हम जितने भी बर्तन बनाते हैं उसमें इसका यूज करते हैं, यूटेंसिल बनाने में, यूटेंसिल मतलब बर्तन, और वाटर बॉयलर बनाने में। अगर इसमें ये प्रॉपर्टी ना होती तो ये खुद गल जाता, तो तुम्हें क्या देगा, ये उबला हुआ पानी तो खुद ही उबल जाता। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, गुड कंडक्टर होता है हीट का। नंबर 4, गोल्ड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। गोल्ड एक मेटल है, रिएक्टिव नहीं होता है, और रिएक्टिव नहीं होता है ये इसकी कमजोरी है, फायदा। इसने अपनी कमजोरी को ही अपना फायदा बना लिया, इसने अपनी कमजोरी को ही अपनी शक्तियां बना ली। क्यों, कैसे? क्योंकि गोल्ड ये रिएक्टिव नहीं होता है, सीरीज में देखा था ना, इसीलिए इसके आभूषण ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तभी तो तुम देखते हो कि दादी का जो हार था वो मम्मी ने पहना, और मम्मी ने पहना तो अब वो आने वाली बहू पहन रही हो, और आने वाली बहू के भी जो बच्चे होंगे वो बड़े होंगे तो वो पहनेंगे। मतलब ऐसा, आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब ऐसा होता है ना, होता है, होता है ना। क्यों होता है? काला क्यों नहीं पड़ता सोना? इसीलिए नहीं पड़ता, और जो पड़ रहा है ना वो इसीलिए तो वो इम्प्योर बोला जाता है। सिल्वर, सिल्वर इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट। सिल्वर का भी वही हाल है भैया, इसको भी आभूषण बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर तो अपना मतलब अलग ही बिल्कुल फ्लो में है, समझ रहे हो ना। अलग फ्लो में क्या मतलब होता है? अलग फ्लो में होने का मतलब है कि भैया रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका कुछ और यूज है बढ़िया सा। लोग इस चीज का सम्मान करते हैं। सोना का नाम सुनते ही सोना और चांदी का अच्छा तरीके से हो जाता है। तो देखो, यूज ऑफ नॉन मेटल, तुम क्या सोच रहे हो नॉन मेटल किसी काम के नहीं है? नॉन मेटल बहुत काम के है, देखो भैया, द नंबर ऑफ नॉन मेटल इज वेरी लेस। नॉन मेटल देखो बहुत कम मिलेंगे आपको एज कम्पेयर टू मेटल। मेटल की कंपैरिजन में नॉन मेटल्स आर मोर यूजफुल फॉर अस, लेकिन नॉन मेटल ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। सो फॉर ओनली 22 नॉन मेटल्स आर डिस्कवर्ड, जबकि केवल 22 ही नॉन मेटल्स जो है अभी तक डिस्कवर हुए हैं, ऐसा माना जाता है, लमसम लमसम मींस अप्रोक्सीमेटली। नंबर 2, we breathe we breathe oxygen which is a non metal। हम ऑक्सीजन के थ्रू सांस ले पा रहे हैं, मतलब हमारी जिंदगी ही सांस लेकर के चल रही है, और सांस लेने में मदद कर रहे हैं ऑक्सीजन, और तुम कहते हो नॉन मेटल किसी काम की नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? नॉन मेटल बहुत काम के है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। एलिमेंट दो तरीके के होते हैं ना, एक मेटल होता है एक नॉन मेटल, तो मेटल तो पढ़ लिया हमने। नॉन मेटल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना यूजफुल है तुम्हें पता ही। विदाउट ऑक्सीजन नो कैन लिव। तो तुम जी ही नहीं पाओगे तो तुम आभूषण कहाँ से पहन लोगे भैया? इसीलिए बोला गया है कि नॉन मेटल ज्यादा यूजफुल माने गए। सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, जिसको आप देखते हो किचन में घुसते हो ना तो नमक रखा हुआ था, उसको कहते हैं कॉमन सॉल्ट। उसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट क्लोरीन। नमक बिना क्लोरीन के नहीं मिल सकता। तो विच वी यूज टू इनहांस द टेस्ट ऑफ फूड। अगर तुम्हें बिना नमक का खाना दे दिया जाए तो पसंद आएगा? नहीं खाओगे तुम, झूठ मत बोल देना। तो विदाउट यूजिंग कॉमन सॉल्ट फूड इज टेस्टलेस। अब भैया जो हम खा रहे हैं वही बिल्कुल फीका हो, फीका छोड़ो, नमक ही ना हो, क्या तुम खा पाओगे? नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर समझते हो ना, जो उर्वरक होते हैं जो मिट्टी में डाले जाते हैं जिससे कि आपकी खेती अच्छी हो, प्लांट अच्छे हो गए। ठीक है, तो नाइट्रोजन उसके लिए यूज करा जा रहा है, ये भी एक नॉन मेटल है। इट इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक इन अप्लाइड टू बाउंड्स। देखो, नॉन मेटल्स आपके एंटीसेप्टिक क्रीम्स में मिलेंगे, और बाउंड्स को भरने वाली जो चीजें होती हैं, जो ऑइंटमेंट होते हैं, इक्विपमेंट नहीं, ऑइंटमेंट जो होते हैं उनमें मिलते हैं। ठीक है, दूसरा, इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब है कि जो इन्फेक्शंस के लिए चीजें होती हैं ना, जो इन्फेक्शन कर देने से बचाती हैं। सही से बोलो फिर से, जो इन्फेक्शन को रोकती हैं उन चीजों के लिए भी नॉन मेटल का यूज किया जाता है। क्रैकर्स बनाने में, जो दिवाली में पटाखे फोड़ रहे हो नॉन मेटल की वजह से ही फोड़ रहे हो। ठीक है, हालांकि इसका थोड़ा सा मतलब मानते हैं कि प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा फैल जाता है, लेकिन बिना पटाखों की दिवाली भी तो नहीं अच्छी लगती है। बस लिमिट में होना चाहिए, पोल्यूशन ना बढ़े, ऐसा। तो आज हमने क्या पढ़ा? नॉन मेटल मेटल का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोरोजन, यूजेस और रिएक्टिविटी सीरीज। आई होप सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। नहीं लगा तो मत करना लाइक, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बच्चों को अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को, और शेयर भी करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो।
जिससे वो भी आए, पढ़े यहाँ पर आकर के और आपके दोस्त बने। और दोस्तों के साथ में बैठकर पढ़ने का मजा ही अलग होता है, मुझे पता है। और ये हमारा चैनल है सत्य शिक्षा 678, इसको भी शेयर करो और इससे जुड़ो और जितने भी बेनिफिट है वो लो, ठीक है। तो अभी चले, मिलेंगे पक्का अपनी नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ नया लेकर के, कुछ जबरदस्त लेकर के, अच्छी सी कुछ स्टोरीज, कुछ साइंटिफिक फैक्ट। हालांकि आज हमने इस वीडियो में कुछ साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं और नहीं कोई स्टोरी डिस्कस की, बट हाँ पता नहीं मजा सा आया पढ़ाने में। और दूसरा क्या कि साइंटिफिक फैक्ट, चलो एक मैं बताऊं कि जो नॉन मेटल मेटल है ना, इनके जो नेम होते हैं वो या तो किसी साइंटिस्ट के नेम पे रखे जाते हैं जिसने इसको डिस्कवर किया है, या फिर लैटिन वर्ड के नेम पर होते हैं, या फिर इंग्लिश वर्ड के नेम पर होते हैं, ठीक है, याद रखोगे। और टोटल कितने मेटल्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 टोटल अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, ऐसा माना जाता है। ओके, चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।